इस क्वेश्चन में आपको रेन का वेलोसिटी निकालना है। और कभी भी रेन का वेलोसिटी निकालने बोले तो आपको क्या बोला था, एक स्पीड आप कहाँ मानेंगे, एक्स में, और एक स्पीड आप मानोगे वाई में, और गिवन कंडीशन को यूज करेंगे। लिखिए क्वेश्चन। अ गर्ल राइडिंग अ बाइसिकल, अ गर्ल राइडिंग अ बाइसिकल, a girl riding a bicycle with a speed, a girl riding a bicycle with a speed of 5 meters per second towards north, with a speed of 5 meters per second towards north direction, towards north direction, observes observes rain falling vertically down, observes rain falling vertically down. If she increases, if she increases her speed to 10 meter per second, if she increases her speed to 10 meters per second, rain appears, rain appears to meet her, rain appears to meet her at 45 degree to the vertical. Rain appears to meet her at 45 degree to the vertical. What is the speed of the rain? लिखो क्वेश्चन। हाँ हाँ। और जब वो 5 से जा रही थी तो उसको वर्टिकली दिख रहा था, क्या एक्चुअल में वर्टिकल हो रहा था? नहीं। ये क्वेश्चन है, दिस, ये वाला, इसको लिखो। हाँ, दोनों कंपोनेंट्स इक्वल होना चाहिए। 10√2 कैसे हो जाएगा सैफरीन? ये आपने सिर्फ सेकंड कंडीशन यूज की है, फर्स्ट कंडीशन भी तो यूज करोगे। हो गया। थैंक यू।
अर्चिता आया आंसर? कहाँ फंस गई? हम्म, एक कंडीशन गलत यूज हो रहा है। देखो कैसे करेंगे, स्टेप्स फिक्स्ड हैं, यही स्टेप्स फॉलो करना है। बारिश हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में होगी, तो हम कितना डायरेक्शंस में एज्यूम करेंगे उसको? दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में एज्यूम कर लेंगे। राइट में एज्यूम करना एक्स से हो रहा है, और वाई में, वाई डायरेक्शन में आप एज्यूम करेंगे कि नीचे वाई से होगा। ये वाई ऊपर तो नहीं बनाना चाहिए, नहीं, बारिश ऊपर थोड़ी होता है, ऊपर से नीचे होता है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन। लड़की किधर जा रही है? इसी डायरेक्शन को मान लो नॉर्थ है, तो लड़की यहाँ जा रही है, इसको हमने बोला वीजी। कितनी स्पीड से जा रही है? 5 मीटर्स पर सेकेंड से। ये फर्स्ट कंडीशन है। जब लड़की राइट से जा रही थी, बारिश कुछ ऐसा हो रहा होगा। कैसा फील हुआ उसको? बारिश कैसे गिर रही है? क्या एक्चुअल में वर्टिकली गिर रही थी? नहीं। कुछ देर बाद क्वेश्चन में कहता है कि लड़की ने अपनी स्पीड बढ़ाई, कितनी कर दी उसने? 10 मीटर्स पर सेकेंड। क्या लड़की के स्पीड बढ़ाने से बारिश की वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ये तो नहीं हो रहा है, लड़की शक्तिमान थोड़ी है। बारिश अभी भी एक्स और वाई से ही हो रही होगी। अब दोनों केसेस में आपको रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। ये केस 1 है, जब लड़की 5 से चल रही थी। हम किसको स्टॉप करते हैं? लड़की को स्टॉप कर देंगे। इसकी वेलोसिटी बारिश को किधर दे देंगे? पीछे 5 दे देंगे। अब अगर लड़की को बारिश वर्टिकली फील हो रही है, तो एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना होना चाहिए? 0। एक्स 0 होने का मतलब ये पीछे वाला 5 किसको बैलेंस आउट कर देगा? एक्स को। तो पहली कंडीशन से आपको एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मिलेगी, एंड एक्स का वैल्यू इज कितना? 5। अब एक्स का जो वैल्यू 5 मिला उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 5। फिर से लड़की को ही स्टॉप करोगे जब वो 10 से भी जा रही थी। अब जब लड़की को स्टॉप किए तो 10 किधर दोगे आप? पीछे। अब जब आपने 10 पीछे दिया, अब आपसे क्या बोला था? इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में? पीछे की तरफ कितना? 5। और नीचे की तरफ कितना है? y। और क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 10 से चलती हुई लड़की को बारिश किस एंगल पे आती दिख रही है? तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल, और ये एंगल आपको कितना दिया है? 45 पे। क्या दोनों कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं? या आप tan 45 लिख लो, जैसे समझ में आए। सपोज मैं tan 45 लिखना चाहता हूं। tan 45 होता कितना है? 1। इस ट्रायंगल में किस किस के बराबर होगा? क्या इसको ऐसा लिखूंगा? 5/y, और y का वैल्यू भी कितना आ गया हमारे पास? तो हमारे पास बारिश के दोनों कंपोनेंट्स आ गए। x का वैल्यू कितना मिला?
5, और y का वैल्यू भी कितना मिला, 5। नेट वेलोसिटी कितना होगा बारिश का फिर, 5√2। यही स्टेप्स फॉलो करने हैं हर बार, कुछ भी अलग नहीं करना होता है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअली विच विल बी 5√2। क्लियर हो रहा है, यही स्टेप्स फॉलो करने हैं हर बार, ठीक है। उतार लीजिए इसको, एक और क्वेश्चन ऐसा ही देता हूं, उसको सही कीजिए, सेम स्टेप्स। प्लीज स्टेप्स याद रखिएगा, फिजिक्स में वही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ गई, एक्स का ही नेगेटिव आएगा तो डायरेक्शन उल्टा कर देना बस, जो हमने राइट में माना है वो लेफ्ट में हो जाएगा, नथिंग मोर। अरे प्राची, एक्स होगा पर उसको, लड़की को जब हम स्टॉप करेंगे तो उसका पीछे का वेलोसिटी बैलेंस आउट कर देगा ना। आ रहा है समझ में? अगर ये इधर और इधर कंपोनेंट सेम है तो ये बैलेंस आउट हो जाएंगे, बारिश क्या सिर्फ वाई से गिरती दिखेगी उसको, यही उसका कॉन्सेप्ट है। अभी आपको रिवर बोट भी करवाऊंगा तो उसमें और क्लियर होगा, उसमें भी सीधे सीधे निकलना है तो इधर और इधर के कंपोनेंट्स बैलेंस आउट कर देंगे हम, ताकि वो सीधे सीधे निकल जाए। सिमिलर क्वेश्चन है, डेटा बदल के है। हो गया लिख के? सेम टाइप का क्वेश्चन लिखिए। टू अ मैन वॉकिंग, टू अ मैन वॉकिंग at 2 kilometer per hour, to a man walking at 2 kilometer per hour, rain appears to fall vertically। क्या एक्चुअल में वर्टिकली हो रही है? नहीं। एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 2। टू अ मैन वॉकिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर रेन appears to fall vertically when he doubles his speed, when he doubles his speed it appears to fall, when he doubles his speed it appears to fall at 30 degree to the vertical।
it appears to fall 30 degree to the vertical. The actual velocity of the rain is the actual velocity of the rain is क्वेश्चन मार्क. डायरेक्शन भी बताना है आपने, मैग्नीट्यूड भी बताना है, सेम सेट ऑफ स्टेप्स यूज करने हैं. फिर से बारिश का स्पीड पूछा है, दो डायरेक्शन में एक्स और वाई मान लीजिए, और आदमी को रोकते जाइए दोनों केस में. फोर. ऑप्शन है एंगल वर्टिकल से कितना, 430 टू द वर्टिकल 13 का डी. ठीक है. वही है. यू हैव टू बी श्योर ना. आप ही डाउट में रहोगे तो कैसे गोला भर पाओगे. हम्म. गोला भरने में हाथ कांपेंगे. हम्म. इंक्लिनेशन भी बता दो, ऑप्शन में इंक्लिनेशन भी है. आदमी कितने से चल रहा था, 2. दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन. बारिश का वेलोसिटी नहीं पता, आप दो डायरेक्शन में मान लीजिए, राइट में एक्स से, नीचे में वाई से. दिस इज वी आर. हमें किसको स्टॉप करना है, मैन को ही करेंगे. मैन को स्टॉप करेंगे तो बारिश नीचे वाई से हो रही थी, राइट में एक्स से हो रही थी, और ये मैन का वेलोसिटी 2 हम कहाँ दे देंगे रिवर्स करके, पीछे की तरफ. अब अगर बोला है कि मैन को बारिश कैसी फील हो रही है, वर्टिकली, तो बारिश का फिर ये एक्स कंपोनेंट कितना होना चाहिए, 0. तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 2. इसको यूज़ करना है नेक्स्ट डेटा सेट में. मैन ने वेलोसिटी कितनी करी थी, आई थिंक डबल. तो ये जब इधर 4 से जाने लगा सेकेंड केस में, तो अब इसको बारिश कितने से दिखाई दी, कितने डिग्री पे, आई थिंक 30 डिग्री दिया था क्या. दिस इज वी आर. फिर से मैन को स्टॉप कीजिए, और एक्स का वैल्यू आपके पास कितना है इस बार, 2. स्टॉप द मैन अगेन. अब जब आप इसको स्टॉप करेंगे तो इसका राइट का 4 आप रिवर्स करके कहाँ दे देंगे, पीछे. अब राइट में 2 है, लेफ्ट में 4 है, नेट कितना आएगा, 2 पीछे में, और नीचे में कितना आ जाएगा, y. और आपसे बोला है कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको कितने डिग्री पे फील होता है, 30 विद द वर्टिकल. तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन.
1030 लिख लो, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। 1030 होता कितना है? 1/√3 एंड दिस शुड बी इक्वल टू इस ट्रायंगल में व्हाट अपॉन व्हाट? 2/y। तो y कितना हो जाएगा? 2√3। अब आपको दोनों कंपोनेंट मिल गए हैं, बारिश को बना लीजिए। तो बारिश गिर रही है राइट में कितने से? x का वैल्यू कितना मिला था हमें? 2। और नीचे में y का वैल्यू कितना मिला हमें? 2√3। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट एक्चुअल रेन वेलोसिटी होगा, दिस इज वी आर। आप रूट अंडर में इनका स्क्वायर कर लो, ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 3, 16 आएगा, विच विल बी 4 मीटर्स पर सेकेंड। आप ये वाला एंगल को थीटा कह दो, tan थीटा कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2/2√3। आपका आंसर हो जाएगा 1/√3। तो ये थीटा भी कितना है? दीज आर योर आंसर्स। सेम स्टेप्स बार बार, यही है इसका मुश्किल सवाल। ठीक है, स्टेप्स याद रखिएगा प्लीज़, बार बार स्टेप्स सेम होंगे। आप इस ट्रायंगल से एक्चुअल इंक्लिनेशन बताओगे, ठीक है, इसके बराबर आ जाए वो बात अलग है, बट आप हमेशा यहाँ से इंक्लिनेशन दोगे, ठीक है, क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला है। चले आगे, टू व्हीकल प्रॉब्लम करिए एक। अब टू व्हीकल प्रॉब्लम में देखो क्या होगा, बोलेंगे गाड़ी उधर जा रहा है, ट्रेन इधर जा रहा है। पूछेंगे गाड़ी के पैसेंजर्स को ट्रेन किधर जाते दिखेगा। तो जिसके पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट में पूछा है, सपोज पूछा है कि कार वाले को ट्रेन किधर जाता दिखेगा, तो ऑब्जर्वर कहाँ पे है, कार में या ट्रेन में? कार में। आप कार को स्टॉप करेंगे। सपोज बोल दिया कि ट्रेन उधर जा रहा है, कार उधर जा रहा है, ट्रेन में बैठे पैसेंजर को कार किधर जाता दिखेगा, तो अब ऑब्जर्वर कौन है? ट्रेन का पैसेंजर है। आप ट्रेन को स्टॉप करेंगे। आ रहा है बात समझ में? ऑब्जर्वर पहचानना है, रोक के सेम यही वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना है एंड प्रोसीड करना है। जिसके रिस्पेक्ट में, अगर बोला कि कार के पैसेंजर को ट्रेन किधर जाती दिखेगी, तो कार को स्टॉप करना है। अगर पूछा ट्रेन के पैसेंजर को किधर जाता दिख रहा है, तो ट्रेन को स्टॉप करना है। ऑब्जर्वर पहचानो, उसको रोक दो, क्योंकि अभी हम टाइप 1 में ही चल रहे हैं, ठीक है। तो टाइप 1 में ऑब्जर्वर को पहचानेंगे, स्टॉप करेंगे। लिखिए क्वेश्चन। टू अ पर्सन going east, to a person going east in a car क्या लिखे हो, कहाँ तक लिखे हो? चलो करो, इसी क्वेश्चन को करो। विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड, to a person going east in a car with a velocity 20 meters per second, a train appears to move, a train appears to move towards north. The train appears to move towards north with a velocity 20√3 meters per second. The magnitude of actual velocity of the train is question mark. The magnitude of, क्या हुआ सेफरिन, कहाँ तक? To a person going east in a car with velocity 20 meter per second,
A train appears to move north with a velocity 20 root 3 meters per second. The magnitude of actual velocity of the train is. इसको बाद में करवाना था बट ये पहले आ गया, आप सॉल्व कर लो, लिख ही लिए हो तो। वो नॉर्थ में उसका रिलेटिव वेलोसिटी है ट्रेन का, नॉट एक्चुअल। यूज दैट। हम्म। ट्रेन का बाकी कुछ दिया नहीं है, ऑप्शन में भी दिया नहीं है। होगा होगा। देखो कैसे करेंगे। कार किधर जा रहा है? तो कार जा रही है टुवर्ड्स ईस्ट विद वेलोसिटी कितना? 20। और दूसरा वेलोसिटी क्या दिया है? वो किसका दिया है? वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार है क्या? ट्रेन का स्पीड ग्राउंड से होगा, कार का स्पीड भी कहाँ से होगा? ग्राउंड से होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन को क्या लिखा जा सकता है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार। क्या ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास? ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, हमें क्या इनको ऐड करना है? आप एंगल वैंगल भी बता दोगे। इनका रिजल्टेंट क्या यही होगा बीच से डायगोनल? तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एंड दिस विल बी कितना? क्या आप एंगल वैंगल भी बता सकते थे? तो दिस वुड हैव बीन कितना रिजल्टेंट में? रूट अंडर में 20 का स्क्वायर प्लस, और ये कितना आता रूट में, एंड दिस वुड हैव बीन, एंगल कितना हो जाता? ये कौन सा डायरेक्शन था? ये थीटा को कितना लिख सकते हो? tan थीटा। 20√3/20 कितना आता? √3। कितना एंगल पे √3 होता है? अच्छा इसको कैसे लिखते हैं आप? कितना डिग्री डैश ऑफ डैश? शायद। आगे वाला क्या बताता है? टूवर्ड्स। पीछे वाला क्या बताता है? ये कहाँ की तरफ 60 डिग्री है? नॉर्थ की तरफ। कहाँ से? ये ट्रेन का डायरेक्शन भी है। हाँ 30 डिग्री भी लिख सकते हो।
ये आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कैसा दिया हुआ है, ठीक है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी बिल्कुल लिख सकते हो, परफेक्टली वैलिड है। डिपेंड करेगा ऑप्शन में वो क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको रिलेटिव ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने दूसरा करवा दिया, वो क्वेश्चन अब लिखो जो एक्चुअल में मैं टू व्हीकल वाला करवाना चाह रहा था। वो ऑप्शंस देख के आपको समझ में आएगा कहाँ से निकालना है, ठीक है। इसमें सिर्फ इस क्वेश्चन में यहीं तक पूछा था डेटा, बुक में जो क्वेश्चन है ये मैंने करवा दिया है कि ये भी आप याद रखें। इसके बाहर कुछ नहीं पूछ रहे आपसे। हैविंग डन दैट, अगला क्वेश्चन लिखिए। अ ट्रेन इज मूविंग with a velocity, a train is moving with a velocity of 30 kilometer per hour. A train is moving with a velocity of 30 kilometer per hour due east, due east, and a car and a car is moving with a velocity and a car is moving with a velocity of 40 kilometer per hour towards north. And the car is moving with a velocity of 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ या टुवर्ड्स नॉर्थ, जो लिखना है लिख लो, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द कार, व्हाट इज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द कार एज appears as appears to a passenger in the train, as appears to a passenger in the train। पहले दोनों का अलग अलग वेक्टर बनाइएगा, ऑब्जर्वर जहां पे है उसको स्टॉप करके रिवर्स करके सॉल्व कर लो। हम्म नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट से 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ 50। 50 वाले दो ऑप्शंस दिए हैं बुक में, tan इनवर्स 3/4 वेस्ट ऑफ नॉर्थ, tan इनवर्स 3/4 ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कुछ उल्टा हो गया, पिछले में था, क्या बात कर रही हो, बिना टूडी पढ़ाए दे दिया क्या टूडी का सवाल। हम्म,
ऐसा दिया है 50 वाले, यही तो ऑप्शन है, 40 30 तो आएगा नहीं, तो उसकी बात हम करेंगे नहीं। कार कहाँ जा रहा है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर? कार नॉर्थ में जा रहा है। एंड व्हाट इज इट स्पीड? 40 30? 40। और ट्रेन किधर जा रहा है? ईस्ट में 30 से। रिजल्टेंट तो 50 ही आना है। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो आप ट्रेन को कर दो स्टॉप। ट्रेन को स्टॉप करोगे, वेलोसिटी उल्टा कर दोगे, ये हो जाएगा -vt। अब आपको ये रिजल्टेंट सॉल्व करना है। किसको स्टॉप करा है हमने? ट्रेन को। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, और ये कितना हो जाएगा रूट अंडर में 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, और आ जाएगा आपके पास 50 किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास थीटा भी निकाल ही लो कहीं से, वेस्ट ऑफ नॉर्थ या ईस्ट ऑफ नॉर्थ। स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, ये वैल्यू 30 है, 30 के सामने वाला ये एंगल कितना होता है? 37। ये कितना हो जाएगा? 53। या आप tan थीटा लिख लो। हम इसी ऑप्शंस के फॉर्म में अगर आए तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? इसको अगर मैं थीटा मान लूँ तो दिस इज, इफ दिस इज टेकन एज थीटा, 30/40 हो जाएगा। एंड थीटा विल बी tan इनवर्स 3/4। हमारा ये वेक्टर किधर की तरफ जा रहा है? वेस्ट की तरफ। कहाँ से? तो ये हो जाएगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेक्टर्स के फॉर्मूले से भी करते हैं, मुझे एज अ टीचर खुद वो कंफ्यूजिंग लगता है, तो मैं बच्चों को वो कंफ्यूजन क्यों पास करूं? नहीं नहीं, वो अपने टाइम पे भी मुझे समझ नहीं आता, तो मैंने रिलेटिव छोड़ रखा था मुझे क्योंकि टीचर्स ने कोटा में वेक्टर्स के थ्रू पढ़ाया था, एंड आई वाज लाइक क्या पढ़ा रहा है भाई, तू ही समझ रहा है। तो फिर जब टीचर खुद ही कंफ्यूज है तो मैं क्यों आपको वो पास करूं? तो इसलिए फिर मैंने वेक्टर से नहीं, वेक्टर से भी पढ़ाया जाता है, डेफिनेटली पढ़ाया जाता है। इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ से कीजिए, फिर हम टॉपिक चेंज करेंगे। वेक्टर्स वाले से जो करवाते हैं सेफरिन, वो आई थिंक यही वाला फॉर्मूला होता है, कुछ कुछ ऐसा ही रीअरेंज करके करवाते हैं। देख के बताता हूँ थोड़ा, मैं भी अब ट्राई करूँ तो अब शायद हो जाए। कंफ्यूजिंग है यार, मत करो उसको, मत करो। एज स्टूडेंट भी आप लोग कंफ्यूज ही रहोगे उसमें, ना करो उसको। आप इसको कर लो, ये बेटर मेथड है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिखें। अ मंकी इज क्लाइंबिंग, अ मंकी इज क्लाइंबिंग a vertical pillar, a monkey is climbing a vertical pillar with a velocity, a monkey is climbing a vertical pillar with a velocity of 5 meters per second. A monkey is climbing a vertical pillar with a velocity of 5 meters per second, and a boy is running, and a boy is running towards the pillar, and a boy is running towards the pillar with a velocity, and a boy is running towards the pillar with a velocity of 5 root 3 meters per second, and a boy is running towards the pillar with a velocity of 5 root 3 meters per second. Velocity of the boy, velocity of the boy relative to the monkey is, velocity of the boy relative to the monkey is
क्वेश्चन मार्क। कौन है ऑब्जर्वर, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? मंकी के। मंकी को स्टॉप कर देना, पहले दोनों का इंडिविजुअल वेक्टर्स बनाओ, मंकी को रोक दो, रिवर्स करके बॉय को दो और सॉल्व कर दो। 10 आएगा, ठीक है 10 है। एंगल भी बता दीजिए। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है ऑप्शंस में, चारों ऑप्शंस हैव एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। 30 विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। सिक्सटी आ रहा है, कैसे अद्रिजा? ज़रा डेटा देना मुझे। मंकी ऊपर जा रहा है, किस स्पीड से? अरे माँ कसम, ये क्या बन गया? ओह। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द मंकी? 30। फिर भी मैं सॉल्व कर दूँ, डेटा बता दो। 5। और लड़का इसकी तरफ जा रहा है, कितने से? किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? विद रिस्पेक्ट टू द मंकी। मंकी को कर दीजिए स्टॉप। मंकी ऊपर जा रहा है, उसका वेलोसिटी लड़के को कहाँ देंगे हम लोग? नीचे की तरफ। मंकी का वेलोसिटी रिवर्स कर दो, नीचे दे दो, -vm। ये जो रिजल्टेंट निकलेगा, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ द बॉय विद रिस्पेक्ट टू द मंकी। और मंकी का था 5, तो दिस विल बी रूट अंडर में 25 इंटू 3 प्लस 25 विच गिव्स कितना? 10। आपसे सारे एंगल्स हॉरिजॉन्टल से ही ऑप्शंस में, तो आप हॉरिजॉन्टल के साथ वाला ही निकाल भी लो, थीटा। व्हाट कैन बी रिटन एज tan थीटा? ये हैं आपके आंसर्स, यही है स्टेप्स, इससे बाहर नहीं जाएंगे वो लोग। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है विच इज़ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है मुझे। तब तक एक जेई मेंस का ज़रा क्वेश्चन करो। इसको अभी करवाऊँ या एनएलएम में करवाऊँ? ऐसा इंक्लाइंड प्लेन वाला है, ये मुझे बता दो। चलो इंक्लाइंड प्लेन पे अगर यहाँ पे ब्लॉक रखा है m मास का, यही बस एक ही डेटा चाहिए, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। नीचे ग्रेविटी का फोर्स कितना लगता है? अगर नीचे वाला एंगल थीटा है तो डाउन द इंक्लाइन कंपोनेंट कितना आता है? ऑलवेज साइन थीटा। तो नीचे कंपोनेंट कितना आ जाएगा? mg साइन थीटा। डाउन द इंक्लाइन एक्सीलरेशन कितना होगा? जी साइन थीटा। इसी का यूज है। ऊपर एंगल दे देंगे तब भी आप नीचे वाला ही लेके नीचे mg साइन थीटा ले लोगे, ठीक है। ये मेरे साल का क्वेश्चन है, देखना क्या कर पाते हो। ए 60 डिग्री वाले पे है, बी 30 डिग्री वाले पे है। म्यू ज़ीरो मतलब फ्रिक्शन है या नहीं है? दोनों फ्रिक्शनलेस है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है
हाँ, रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वर्टिकल मतलब हम डाउन द इंक्लाइन जी साइन थीटा निकालेंगे, उसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना है और ए का एक्सिलरेशन माइनस बी का एक्सिलरेशन कर देना वर्टिकल निकाल के। सब वैल्यू रख के देना है, मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ। क्या बात कर रहे हो? सच्ची? क्या बात कर रहे हो? इसका नीचे कितना आएगा एक्सेलरेशन? जी साइन 60, इसका कितना आएगा? जी साइन 30। आपको ये वाला कंपोनेंट निकालना है। अगर ये 30 है तो ये 90 हुआ, ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। तो जी साइन 30 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? हम्म, आई थिंक जीरो ऑप्शन नहीं है इसका। 4.9 है वर्टिकल में इसका आंसर। जी साइन 30 इंटू कितना हो जाएगा? कॉस 60। जी बाई 4, और इसका यहाँ पे कंपोनेंट करे तो ये कितना हो जाएगा? जी साइन 60, ये 60 है तो ये एंगल डेफिनेटली 30 होगा, इंटू हो जाएगा कॉस 30, एंड व्हाट विल बी दिस वैल्यू?
तो आपसे पूछा था रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो एक्सेलरेशन, ये किसका एक्सेलरेशन है? दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये कितना हो जाएगा? 2g/4 विच विल बी g/2, 4.9 वर्टिकली। वो तो ग्रेविटी तो देखो नीचे लग ही रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। पर जब ब्लॉक इंक्लाइन पे रखा है तो आपको जो डाउन द इंक्लाइन है उसका कंपोनेंट्स लेना है। ठीक है। वो बात सही, डाउट किधर है आप लोगों को? अगर यही दो ब्लॉक्स हवा में गिर रहे होते, फ्री फॉल में होते, इंक्लाइन नहीं होता, तब रिलेटिव एक्सीलरेशन डेफिनेटली जीरो आता। बट क्योंकि इंक्लाइन के एंगल्स दोनों अलग अलग है, दोनों का नीचे आने का रेट क्या अलग अलग होगा? इतना मानते हो कि दोनों अलग अलग इंक्लाइन पे रखे हैं तो दोनों का नीचे आने का रेट अलग होगा। एक का जी साइन 60 होगा, एक का जी साइन 30 होगा, बस उसका कंपोनेंट ले लेना है आपने, ज़्यादा नहीं सोचना है। अननेसेसरी सोच के आप लोग गलत करके जीरो मार्क वार करके आ जाएंगे। प्लीज़ डोंट डू दैट। -1 मिल जाएगा उसमें। आपको 4 नंबर चाहिए कि नहीं? तो इंक्लिनेशन अलग अलग होने से ही तो उनका एक्सिलरेशन अलग अलग होगा उत्सव। रुको मैं इनका सॉल्यूशन देखूं इन्होंने क्या किया है। कैसे बताऊं? हम्म, हमारे इधर ऐसा ही होता है। हम्म, इन्होंने देखो क्या किया है। with the horizontal is g sin theta, vertical component g sin theta। इन्होंने भी ऐसे ही किया उत्सव, सेम ऐसा ही करा है, कुछ भी अलग नहीं किया है। आप ऐसे ही करो, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो। ठीक है, इसको रट जाओ, क्या करें, कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी आपको। दिस इज वन ऑफ देम। इन्होंने भी वही किया है, ए का लिया है जी साइन स्क्वायर 60, साइन 60 कॉस 30 को भी साइन 60 लिख सकते हैं, जी साइन स्क्वायर थीटा, वहाँ पे भी जी साइन स्क्वायर थीटा, और उन्हीं का डिफरेंस लिया है जो हमने किया है। ऐसे ही होगा, इसको ऐसे ही रट लो, अननेसेसरी कंफ्यूज मत हो जाओ। तो यहाँ पे होता है रेनमैन प्रॉब्लम और टाइप 1 लगभग ख़त्म। मेरा फ़ोन किधर गया? उसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के प्रॉब्लम से एक दो ज़रा वो कर लो, फिर टाइप 1 ख़त्म हो जाएगा।
चलूँ आगे? जी साइन 60 से नीचे आएगा, कॉस से क्यों आएगा? वो कॉस 60 तो हमने उसका कंपोनेंट लिया है। नीचे ये, नीचे अगर देखो ये है, अगर ये एंगल थीटा है, ब्लॉक हमने रखा है एम मास का, तो इसका नीचे कंपोनेंट लगेगा कितना? एम जी साइन थीटा ही लगेगा। तो एक्सिलरेशन में एम हटा देंगे, जी साइन थीटा ही आएगा। कॉस इसलिए किया कि आप ये बताओ मुझे कि यहाँ पे ये एक्सिलरेशन कितना है, जी साइन थीटा, और ये वाला एंगल अगर 30 मान लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा? तो 60 डिग्री पे कंपोनेंट कितना आएगा ये एंगल वाली साइड? कॉस थीटा। तो ये x होता तो ये x कॉस 60 हो जाता। अब ये g साइन 30 है तो ये g साइन 30 इंटू कॉस 60 हो जाएगा। कितना कन्फ्यूजन है? लिखिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपने बनाना है पहले एक डायग्राम, पहले थ्योरी लिख लो फिर डायग्राम बना लो। इफ इफ अंकिता हो गया लिख के? ऐसे लिखना, इफ ए स्टार्ट्स मूविंग, if A starts moving if A starts moving with 10 kilometer per hour towards north, if A starts moving with 10 kilometer per hour towards north and B starts moving towards west and B starts moving towards west with 10 kilometer per hour, find minimum separation between A and B. Find minimum separation between A and B. ये दो शिप्स हैं। किसी टाइम पे हमने देखा तो ये ऐसा था, ए और बी के बीच में सेपरेशन कितना था? 100 किलोमीटर का। क्वेश्चन में बोला कि सडनली ए नॉर्थ की तरफ जाने लगा और बी इधर की तरफ जाने लगा। पूछा कि जब ये दोनों मोशन में हैं, इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा?
यहाँ सुनिए इसको कैसे करते हैं, इसके भी स्टेप्स फिक्स्ड है। क्वेश्चन में बोला था कि स्टार्टिंग में ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, दोनों के बीच में लीनियर सेपरेशन कितना था, 100 किलोमीटर। ए ऊपर जा रहा है, बी लेफ्ट में जा रहा है, दोनों का स्पीड क्या 10-10 ही था, ठीक है। अब इसको करने का जो एक्चुअल मेथड है वो ये है, अभी मैं सिखाऊंगा इसको बाईपास कैसे करेंगे। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे। हमने माना कि टी टाइम में ए यहां पहुंच गया, ए का स्पीड 10 है तो वो कितना चल जाएगा टी टाइम में, 10t। बी राइट लेफ्ट में जा रहा है, उसका भी स्पीड 10 है, वो कितना चल जाएगा, 10t। इनिशियल सेपरेशन 100 था, हम 10t चल चुके, ये बचा हुआ कितना होगा, 100 माइनस 10t, और ये कितना हुआ 10t। ये जो d है यही है इनके बीच का सेपरेशन। हमें इसको कैसा करना है, मिनिमम रखना है। t का वैल्यू बदलेगा क्या, d चेंज होगा, तो d इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब d को मिनिमम रखना है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना होना चाहिए, 0। एक मेथड ये है, क्या है दूसरा मेथड, सुनो इसको बाईपास करने का। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, आपको यहां से t का वैल्यू मिलेगा। आ रहा है समझ में, t वो टाइम होगा जब इनके बीच का सेपरेशन कैसा हो जाएगा, मिनिमम, और इस t को जब आप इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको d का वैल्यू मिलेगा। ये लंबा प्रोसेस है बट ये उसका स्टैंडर्ड प्रोसेस है। इसको बाईपास करने का मेथड सुनो। क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल देख पा रहे हो, ये जो हमारा d है क्या ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज मिनिमम तब होगा जब ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाए। आ रहा है बात समझ में, ये राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि फॉर द थर्ड साइड टू बी मिनिमम, ये बाकी दोनों साइड्स कैसी हो जानी चाहिए, इक्वल। ये वाला साइड है कितना इस ट्रायंगल में, 100 माइनस 10t, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, यहां से आपको डायरेक्ट t मिल जाएगा और t का वैल्यू उसमें रख दोगे तो आपको t क्या, t मिलते ही आप ये डिस्टेंस निकाल के ये d ही निकाल लोगे, तो 100 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t5 मिलते ही राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लो। ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 10t मतलब 50, ये कितनी हो जाएगी 50, और आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, तो 50√2 किलोमीटर विल बी द शॉर्टेस्ट। ये आया समझ में, तो उसको भी लिख लीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा। यूज ये वाला करना, दूसरा वाला, ऑलवेज मिनिमम ही पूछता है। आया समझ में, तो बहुत छोटा मेथड है ये दूसरा वाला। कौन क्या खाएगा बताओ, क्योंकि आने में भी टाइम लेगा वो, है ना। कौन क्या खाएगा ये पूछ रहा हूँ। कल आप नहीं आए थे, आज पार्टी है, पिज्ज़ा पार्टी है, कोल्ड ड्रिंक भी मंगाएंगे अभी, तो वही पूछ रहा हूँ किसको क्या चाहिए। सबको पिज़्ज़ा ही मांगता है। वैसा देखो मत, बताओ जल्दी, मेरे को भी भूख लग गया आप लोग के चक्कर। नहीं ऐसे मत बोलो, देव मानुस कोई नहीं है, देव मानुस आप लोग हो, कस्टमर इज गॉड, है ना। पापा की बैंक में जाता था वहाँ पे ऐसा बड़ा सा लिखा हुआ था, कस्टमर इज गॉड।
बोलता था हाँ अपुनिज भगवान है भाई। हम्म, इज्जत बड़ी मिलती थी, प्राइवेट बैंक था ना, एसबीआई से पाला नहीं पड़ा था तब तक मेरा। वो लोग अलग ईगो ट्रिप में चलता है। लिख लिया। एक क्वेश्चन और लिखिए। टू शिप्स, अगला क्वेश्चन है सेम टाइप है, बस डेटा अलग है। टू शिप्स आर 10 किलोमीटर अपार्ट। टू शिप्स आर 10 kilometers apart on a line. Two ships are 10 kilometers apart on a line from south to north. Two ships are 10 kilometers apart on a line from south to north. साउथ नॉर्थ वाली लाइन पे 10 किलोमीटर का सेपरेशन है। द वन फारदेस्ट नॉर्थ, द वन फारदेस्ट नॉर्थ is moving towards west. The one farthest north is moving towards west at 40 kilometer per hour, and the other one is moving towards north, and the other one is moving towards north at 40 kilometer per hour. The distance of their closest approach is, the distance of their closest approach is। टाइम भी बता देना, डिस्टेंस भी बता देना। कई बार वो टाइम पूछ लेते हैं, कई बार वो डिस्टेंस पूछ लेते हैं, बट वेरिएशन नहीं है, स्टेप सेम है। इसका आंसर मेरे पास है नहीं, तो आप ही लोग सॉल्व करके बताएंगे। आर 5√2 आ रहा है।
5√2। पता नहीं, मेरे पास आंसर नहीं है। आया 5√2। और टाइम? ठीक है, फिर सही होगा। सब लोग तो गलत नहीं करोगे, आई एम होपिंग, है ना? जेंजी बच्चा है, सब कर देगा। व्हाट इज द इनिशियल सेपरेशन? 10। यहाँ पे मान लो ए है, यहाँ मान लो बी है, दोनों का स्पीड कितना कितना है? 40। सो दिस सेपरेशन इज 10। टी टाइम में ये कितना चल जाएगा? 40t। और ये भी कितना चल लेगा इधर? 40t। ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपके काम का। इसमें ये हाइपोटेन्यूज कब मिनिमम होगा? जब दोनों साइड्स कैसी हो जाए उसकी? इक्वल। ये वाला अगर 40t है तो ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 40t। तो अब इस ट्रायंगल में हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 10 माइनस 40t, और यहाँ पे हमारे पास है 40t, और d है। d विल बी मिनिमम व्हेन 40t विल बी इक्वल टू व्हाट? 10 माइनस 40t, और 80t का वैल्यू हो जाएगा 10। दिस गिव्स t इज इक्वल टू 1/8 r, और t 1/8 मिल गया तो ये कितना कितना हो जाएगा? 40 इंटू 1/8, ये क्या 5 आ जाएगा? आया समझ में? यहाँ पे टाइप 1 कंप्लीट होता है, इसके बाहर कुछ नहीं पूछेंगे। अब क्वेश्चंस ऐसे और भी है डेटा बदल के, बट पॉइंट नहीं है। लिखना चाहते हो? ऐसा 2 क्वेश्चन और है मेरे पास, डेटा लिख लो। ये पता नहीं, अब तक जितना भी क्वेश्चंस मैंने इनकाउंटर किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा है, सब में अब तक तो सेम ही डेटा दिया है। फर्क नहीं पड़े, आप बस वो दो साइड्स को निकाल के इक्वल कर देना। टी मिल जाएगा, टी मिलते ही वो ट्रायंगल फिर से रीड्रॉ करके हाइपोटेन्यूज निकाल लो। स्टेप्स याद रखो, डेटा उनको जैसे मर्जी देना है वैसे मर्जी वो दे। नहीं, टाइम क्यों लगाएगा? हम तो टी टाइम में ही मान रहे हैं ना। सपोज ये 20 है, वो 40 है, मान लो, कर लेते हैं ऐसा कि ए ऊपर चल रहा है विद स्पीड कितना? 20, और बी यहाँ जा रहा है मान लो विद स्पीड लेट से 30। तो टी टाइम में ये कितना चल लेगा? मान लो शुरू में सेपरेशन 100 किलोमीटर है, या 100 ही ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 20t। और ये यहाँ से कितना चल लेगा? 30t। आपके काम का ये वाला ट्रायंगल है, इसमें ये तो 30t है, बट ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20t। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड है 100 माइनस 20t, और ये कितना हो गया? 30t। आपका टाइम मिनिमम या डिस्टेंस मिनिमम कब होगा? जब ये दोनों इक्वल हो जाए। तो 30t इज इक्वल टू कितना लिख देंगे? 100 माइनस 20t। 50t इज इक्वल टू 100। उत्सव, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि दोनों इक्वल ही हो। t इज इक्वल टू 1/2r, और t 1/2 मिलते ही आपको ये वाली साइड कितनी मिल जाएगी? 15। तो ये हो जाएगी 15। ये भी 15 ही आनी चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल होना चाहिए। 2 आ रहा है? अरे भड़क क्यों रहे हो? 2 आ रहा है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 60।
और ये कितना हो जाएगा? 100 - 40, ये भी 60 आना चाहिए मिनिमम होना है, तो ये कितना हो जाएगा फिर? तो कुछ अलग भी दे दे, स्टेप सेम है। इसलिए फिजिक्स में आप स्टेप्स याद रखें, बाकी कुछ नहीं। फॉर्मूला रटा जाएगा धीरे धीरे, साल भर प्रैक्टिस करोगे तो। लिख ही लो, 2 सवाल है, मन करेगा तो घर पे कर ही लेना। शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड्स, है लिखो। शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड्स with speed. Ship A is moving westwards with speed 20 kilometer per hour, and and ship B 100 kilometers south of A, and ship B 100 kilometers south of A is moving northwards, and ship B 100 kilometers south of A is moving northwards with a speed of 20 kilometers per hour. With a speed of 20 kilometers per hour. The time after which distance between them the time after which distance between them becomes the shortest is question mark. अगला क्वेश्चन लिखो। फटाफट सॉल्व ही कर दो, कितना टाइम लगेगा? 2.5 आवर्स, ठीक है। तरीका याद रहेगा तो 1 मिनट के अंदर निकाल ले जाओगे सवाल। सब जेई मेंस वाले क्वेश्चंस हैं, इंजीनियरिंग एंट्रेंस के। मेडिकल में कभी कभार भूले भटके पूछता है वो लोग ऐसा। लास्ट क्वेश्चन भी लिख ही लो। शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड्स, अगला क्वेश्चन भी लिख ही लो, फिर सॉल्व कर लेना दोनों। शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड्स with speed ship A is moving westwards with speed 10 kilometer per hour, and ship B 100 kilometer south of A, and ship B 100 kilometer south of A is moving northwards with a speed 10 kilometer per hour. The time after which distance between them becomes shortest the time after which the distance between them becomes the shortest, and the shortest distance between them and the shortest distance between them is question mark. यही था क्या? ओ ठीक है फिर, ये भी ठीक है ना, क्या ही कर सकते हैं। हेडिंग लगाइए टाइप 2। एक ब्रेक ले लो ना 10 मिनट का, फिर कंटिन्यू करते हैं, मेरा कान दर्द हो गया है लगा के।